एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। सज्जन कुमार जी, अजीत द्विवेदी जी हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है। बहुत स्वागत आप दोनों का। आज सबसे पहले बात होगी जंग की। अमेरिका ईरान के बीच जारी टेंशन के बीच हॉर्मुज में ओमान कोस्ट पर एक और शिप पर अटैक की खबर आई है। हालांकि इसे भारतीय विदेश मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि 8 से 11 जून के बीच केवल 3 शिप पर ही हमले हुए हैं। एमटी जलवीर के बाद किसी शिप पर हमला नहीं हुआ है। हॉर्मुज स्ट्रेट में ऑयल टैंकर्स पर अमेरिकी अटैक को लेकर भारत ने पहली बार कड़ा रुख अपनाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बात की और गल्फ अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई के खिलाफ कड़ा विरोध जताया। अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों की जान जा चुकी है, इसे लेकर भारत ने आपत्ति जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पोस्ट पर लिखा, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात हुई। मैंने गल्फ में अमेरिकी नेवी के उन हमलों पर भारत की कड़ी आपत्ति दोहराई। इनमें 3 भारतीय मारे गए थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगे लिखा कि कमर्शियल शिपिंग के खिलाफ ऐसी घातक या जानलेवा कार्रवाई सही नहीं है। आपको बता दें कि 8 जून से लेकर 11 जून के बीच हॉर्मुज में ओमान कोस्ट पर 3 शिप्स पर अटैक हुए और इन तीनों शिप पर भारतीय नाविक सवार थे, जिनमें से 3 भारतीय नाविकों की जान गई। इसके बाद भारत ने इस मामले को अमेरिकी दूतावास के प्रभारी अधिकारी को तलब कर औपचारिक विरोध भी दर्ज कराया, लेकिन तब तक एमटी जलवीर पर भी हमला हो गया और अब विदेश मंत्री एस जयशंकर को कड़ी आपत्ति जाहिर करनी पड़ी है। चर्चा को खोलते हैं। अजीत जी, ये जो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, एस जयशंकर ये कह रहे हैं कि सच लीथल एक्शंस ऑन द कमर्शियल शिप्स इज अनएक्सेप्टेबल, लेकिन अमेरिका तो पलटी मार रहा है। देखिए, ये अमेरिका इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि उसकी नौसेना ने हमला किया है। ट्रंप ऐसी बातें करते रहते हैं, लेकिन उनकी बात पर यकीन नहीं करना है हम लोगों को, और हम लोगों को फैक्ट्स पर रहना है। जो तथ्य हैं वो क्या है? तथ्य ये है कि अप्रैल के मध्य से अमेरिका ने वहां घेराबंदी कर रखी है अरब सागर में, और वो दावा कर रहा है कि हमने 136 जहाजों को नहीं जाने दिया है, वहां रोक दिया है हमने। उसकी सेना वहां मौजूद है, नौसेना ने उसकी घेराबंदी कर रखी है। जितने जहाज उधर से गुजर रहे हैं, भारत का अगर संदर्भ लें हम लोग, तो भारत के साथ तो अमेरिका मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनर है भारत का। भारत और अमेरिका की नौसेना मिल करके दोनों साझा ज्वाइंट ऑपरेशन करते हैं, ज्वाइंट एशिया पैसिफिक में ही, मतलब प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में साझा अभ्यास करते हैं सेना का। तो इसमें कैसे ऐसी बात छिप सकती है? पहली बात है। दूसरी बात है कि मतलब इस बात से कोई हम एकदम दावे के साथ करें कि अमेरिका का हमला था। अगर ईरान ने हमला किया, अगर मान लीजिए जैसा कह रहे हैं ट्रंप, अगर ईरान ने हमला किया, तो अमेरिकी नौसेना ने उन जहाजों को अबेंडन क्यों किया? अमेरिकी नौसेना ने क्यों नहीं बचाया उन जहाजों को? उसमें जो सेलर डूब रहे थे, जो नाविक डूब रहे थे, उनको बचाने क्यों नहीं आई अमेरिकी नेवी? जब वहां मौजूद थी तो क्यों नहीं बचाया आपने? आप नहीं बचाने गए, ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि आपने अटैक किया था, और अटैक करके जहाज को सिंक होने के लिए, वहां के नाविकों को डूबने के लिए छोड़ करके आप चले गए। आप कहते हैं कि हम मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, भारत के साथ हम मैरीटाइम एक्सरसाइज करते हैं, साथ में रियल टाइम मैरीटाइम इंफॉर्मेशन हम लोग शेयर करते हैं, भारत और पाकिस्तान, अमेरिका एक दूसरे के साथ, और इसके बावजूद हमारे जहाज पर, अगर आप ही की बात माने, अटैक हो गया, हमारे नाविक जिस पर थे। और एक बात, इस बात की पूरी संभावना है कि अमेरिकी नौसेना उन जहाजों पर मौजूद नाविकों के संपर्क में थी। 110%। बिल्कुल उनके संपर्क में थे। आप जान रहे थे कि किस देश के ये लोग हैं, और ये भी जान रहे थे कि ये तेल वहां नहीं जा रहा है। क्योंकि जो वीडियोस हम उस बोट के अंदर से भी देख रहे हैं, उस शिप के अंदर से भी देख रहे हैं, हिंदी में बातचीत हो रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका को इस बात का इल्म नहीं था कि अंदर इंडियन सेलर्स हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बयान दिया, और इस बयान में उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान में इंडियन शिप्स पर ड्रोन से अटैक करने की बात कही। उन्होंने कहा कि ये हमला अमेरिका ने नहीं, ये ईरान ने किया है, जबकि अमेरिकी फौज ये पहले ही कह चुकी है कि अटैक अमेरिकी नेवी ने किया है। अमेरिकी फौज ने कहा था कि निर्देशों का पालन नहीं करने की वजह से अटैक किया गया। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ट्रंप झूठ क्यों बोल रहे हैं? देखिए, ट्रंप की ये झूठ जो है वो सीधी एक लीपापोती है, वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। सीधी सी बात है कि आप जो भी सी लेन्स हैं, सी ट्रैफिक है, सी रूट्स है, उसकी एक इंटरनेशनल लॉ है, और वहाँ पे कोई भी ब्लॉकेड जो है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ही सैंक्शन हो सकता है। कोई एक देश अगर करने की कोशिश करता है वो इलीगल है।
अब ईरान के तरफ से रोका नहीं जा रहा है। अमेरिका और वहां पे जो हमारे भी नेवल क्रू जो भी जहाज पे जो क्रू थे मेंबर इंडियन जो बचे, उन्होंने क्लियरली कहा कि अमेरिका की तरफ से उन्हें वार्निंग आई कि आप रूट्स को आप वायलेट कर रहे हैं, आप नहीं जा सकते हैं, और उसके बाद इंजन पे फायर किया गया और उसमें 3 लोगों की मौत हुई, 2 और जगह भी 2 और जहाजों पे हुआ। वैसी स्थिति में ट्रंप का ये बयान जो है बिल्कुल इसमें कोई फैक्ट नहीं है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि अमेरिकी नौसेना ने ये इंडियन क्रू वाले जहाजों पे हमला नहीं किया, वो कह रहे हैं कि ईरान ने भी ड्रोन अटैक किया जिसे हमने मार गिराया। सवाल ये उठता है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमने किया उस पर बात नहीं करेंगे, ईरान भी कर रहा है, तो ये एक डैमेज कंट्रोल की बात है। और सीधी सी बात है, अमेरिका की साख जो अभी तक विश्व स्तर पे जो अंतरराष्ट्रीय कानून को और शांति को बनाए रखने वाले देश के रूप में थी, अब वो सबसे बड़े वायलेटर के तौर पे उभर रहा है। हम बात करते हैं एक्सिस ऑफ वेल की, रोग देश की, तो ये जो कंडक्ट है कि आप सिविलियन जहाज पे हमला कर रहे हैं, आपकी नौसेना हमला कर रही है, और बावजूद इसके कि 9 तारीख को आपत्ति दर्ज कराई गई थी, उसके बाद फिर हमला होता है। तो ये सीधा दिखाता है कि ट्रंप जो है अब कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि थोड़ा डैमेज कंट्रोल हो, जो छवि को नुकसान पहुंच रहा है उनके कारण अमेरिका को। नहीं, ये डैमेज तो कंट्रोल नहीं होगा। इस बार विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से कड़ी टिप्पणी रखी गई है। हम युद्ध की स्थिति की भी बात कर लेते हैं, वहां से भी जो अपडेट आ रहा है वो आपको दे देते हैं। ईरान और इस वक्त अमेरिका के बीच में जो भी रस्साकशी आप देख रहे हैं, डील को लेकर जो नेगोशिएशन देख रहे हैं, उस पर बड़ी खबर यह है कि 48 घंटे के अंदर अंदर डील पर मुहर लग जाएगी और डील के बाद ईरान हॉर्मुज खोल देगा। अमेरिका ईरान की फ्री संपत्ति को भी रिलीज कर देगा, ऐसी बड़ी खबर आ रही है। तो क्या ये युद्ध खत्म होने जा रहा है? आप पहले ये बयान सुने। Specific amount of time that has to pass between this memorandum of understanding and a final deal being done. Well, we hope it's going to go relatively quickly, but it's. Is there a 60 or 90 I mean, the day straits are deadline? going to open immediately. It's fun signing. Maybe it'll be Saturday or Or is there a Monday. deadline though to get from this to a final deal? We think it's going to go pretty quickly. I don't want to say a deadline because if I say a deadline, you'll say, "Oh, he didn't meet the deadline." You know, this is like, it's not going to matter much because. It's going to get signed, and the strait is open. But the straits have been open for a number of months already, and you just didn't know about it. You know, you as reporters weren't able to get it. I just announced yesterday that we brought a lot of ships through, and nobody knew about it. I guess we did a pretty good job, Peter, right? Essentially, most important paragraph to me: Iran will, in no way, shape, or form, have a nuclear weapon or purchase a nuclear weapon. But it's just a concept of that agreement when it comes to nuclear. You said this was just a concept of that agreement. So is this just essentially setting the stage for deeper talks on nuclear? It's a very strong memorandum of understanding that is a little conceptual, but it's something that's going to get done. And if it doesn't get done for any reason, which I can't imagine that not happening, they want to sign it as much as I do or more. I would say they want to sign it more, maybe a lot more. But it's a very detailed a memorandum of understanding, also agreed to by many other countries that have great influence over them, and everybody wants it done. So it's going to get done. ये जब डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहे हैं कि 48 घंटे के अंदर अंदर डील डन हो जाएगी, इसी बीच ईरान के जो एक और लीडर हैं और ये स्पिरिचुअल लीडर है अहमद खतानी, उन्होंने बयान दिया नेतन्याहू को और डोनाल्ड ट्रंप को विल हिट विद अ हार्ड स्लैप इफ दे टुक अगेंस्ट एनी एक्शन पोर्ट्रेइंग द कन्फ्रंटेशन एज अ बैटल बिटवीन फेथ एंड डिसबिलीफ। आप एक तरफ बात कर रहे हैं अजीत जी कि जोरदार तमाचा आपके चेहरे पर मारेंगे, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमने एक डील का पूरा एमओयू तैयार कर लिया है। ये अंडरस्टैंडिंग है क्या? नहीं, एक अंडरस्टैंडिंग तो बन गई है, क्योंकि अरागची ने भी जो पोस्ट किया अपना, उससे ये लग रहा है कि अंडरस्टैंडिंग बन गई है। लेकिन दोनों तरफ से ये पोजीशनिंग होगी, दोनों तरफ में कोई पक्ष ये नहीं कहेगा कि हम पीछे हट के समझौता कर रहे हैं। ईरान की तरफ से कहा जाएगा कि हमने हरा दिया, अमेरिका ने ट्रंप के बयान में न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेकर कोई बयान नहीं था। 3 बातें हैं जिन पर सहमति नहीं है। ये समझौता जो होगा, जिस पर दस्तखत होगा, ये 60 दिन का युद्ध विराम होगा, और इस 60 दिन के युद्ध विराम के बावजूद 3 चीजें बची रहेंगी, जिन चीजों पर लंबे समय में बातचीत होगी। उसमें पहली चीज यही परमाणु वाला समझौता है कि आप
इन रीच नहीं करेंगे। सिविल पर्पसेज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो हैं, पहले और भी कर कितनी रहे थे। निगरानी होगी, ठीक बात है, ठीक है। कितनी निगरानी होगी ये एक इशू होगा। दूसरा, जो संपत्ति जब्त है ईरान की जगह जगह पर, उसको खोलेंगे और ईरान के ऊपर जो पाबंदी लगाई गई है, इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं, उस सैंक्शंस को हटाएंगे या नहीं हटाएंगे, ये दूसरा इशू है। और तीसरा इशू है कि जो युद्ध के कारण नुकसान हुआ है उसके मुआवजे का क्या तंत्र बनेगा। ये 3 इशू अनरिजॉल्व रहेंगे, इन पर एक सहमति बनेगी, इनका एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क तय हो जाएगा, उस फ्रेमवर्क में आगे बातचीत होती रहेगी। 60 दिन के लिए एक युद्ध विराम पर समझौता होने की हॉर्मुज़ खुल संभावना है। जाएगा? नहीं, देखिए वो तो बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है कि हॉर्मुज़ नहीं खुलेगा तो अमेरिका उस डील को मानेगा नहीं। सबसे जो इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है वो डिटेल का आ रहा है। अमेरिका ये कह रहा है कि आपकी जितने भी मांगे हैं, कि आपके जो लगभग 120 बिलियन डॉलर जो फ्रोजन एसेट्स हैं, उसको हम तुरंत नहीं खोलेंगे, वो परफॉर्मेंस बेस्ड होगा, हम देखेंगे कि डील के बाद आप कैसे करें। ईरान चाहता है कि तुरंत हो जाए। उसके बाद ये भी आ रहा है कि इजराइल को तो अमेरिका ने अबेंडन कर दिया है, तो सवाल, लेकिन अमेरिका को पता है कि इजराइल की कुछ सेंसिबिलिटीज हैं। तो एक तो एनरिच्ड यूरेनियम वाली बात है, तो वहां पे वर्डिंग ऐसा ना हो कि बाद में कोई लूप होल चल जाए। तो बिल्कुल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वर्ड्स क्या हो, शब्द क्या हो, ताकि उसके बाद कोई भी देश या इजराइल मान लीजिए कल के डेट में ये ना कह सके कि नहीं इसकी वर्डिंग्स को हम अपने तरीके से इंटरप्रेट तो कर मैं सकते भी हैं। इन्हीं शब्दों पे जाती हूँ। अभी अजीत जी ने जो कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम, यानी कि डेड एंड नहीं है अभी भी युद्ध का? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अभी तो डेस्परेशन है यूएस की, ईरान भी चाह रहा है, क्योंकि देखिए अभी वहां पे इस बार मॉनसून का फेलियर के कारण तेहरान में जो पानी की कमी है, और जो अमेरिका अभी लेटेस्ट वो जो प्रेशराइज करने की जो टैक्टिक्स है, वाटर मैनेजमेंट फैसिलिटीज पे अटैक हो रहा है। तो ये देखिए जितना भी हमले हो रहे हैं ट्रंप वगैरह के, वो सब क्या है कि डील के लिए ईरान जो अभी तक बेअदबी कर रहा है उसको प्रेशराइज करो। वैसी स्थिति में ईरान भी चाहता है, लेकिन सवाल वही है कि कोई भी देश किसी भी ऐसे सूरत में नहीं करेगा जिसमें बाद में ये कहे कि हम जीत गए या हम हार गए, और दूसरा उसको लेके इजराइल को कहीं भी कोई लूप होल मिल सके करने का। तो हम ये कह सकते हैं कि ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच में चल रहा है ये युद्ध अभी डेड एंड पे भले ही ना आ रहा हो, लेकिन एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग दोनों देशों के बीच में तैयार हो रही है जहां पर इस संघर्ष विराम की स्थिति हम देखने वाले हैं बहुत जल्द। लेकिन जो संघर्ष इस वक्त टीएमसी में चल रहा है, जो पश्चिम बंगाल में चल रहा है, उसका क्या नतीजा होगा? क्या ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी जेल जाने वाले हैं? अभिषेक बनर्जी के राजदार के पास ऐसे कौन से राज है कि पुलिस को भाईपो के घर का ताला तोड़कर तलाशी लेने की जरूरत आ पड़ी? बड़ी खबर यह है कि अभिषेक बनर्जी के घर बंगाल पुलिस ने दबिश डाली। पुलिस ने करीब 5 घंटे अभिषेक के घर की जांच की। खबर है कि पुलिस को अभिषेक बनर्जी के खासम खास और पीए सुमित रॉय की तलाश है। अभिषेक बनर्जी के पीए सुमित रॉय पर चुनाव के दौरान टिकट के नाम पर पैसा वसूलने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक सुमित रॉय का मोबाइल टावर लोकेशन कल रात कालीघाट में अभिषेक बनर्जी के घर के पास ही मिला था, और इसी जानकारी के आधार पर शालबनी पुलिस और कोलकाता पुलिस सुबह करीब 4 बजे अभिषेक बनर्जी के कालीघाट घर पहुंची। बार बार बुलाने पर भी दरवाजा नहीं खुला। पुलिस ने घर के मेन गेट का ताला तोड़ दिया और फिर अंदर दाखिल हुई। अभिषेक बनर्जी के पूरे घर की तलाशी ली गई। सुमित रॉय को अभिषेक बनर्जी के पते पर न पाकर फिर पुलिस वापस चली गई। खबर यह भी है कि इस रेड के बाद ममता बनर्जी भी अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची है। अभिषेक बनर्जी के पीए सुमित रॉय कौन है, यह भी आप जान लीजिए। सुमित रॉय को अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिसे भी अभिषेक बनर्जी से मिलना है, पहले सुमित रॉय से बात करनी होगी। अभिषेक बनर्जी के पीए सुमित रॉय को लेकर एक और जानकारी आई है। टीएमसी के पूर्व विधायक सुजॉय हजारा को हाल ही में पश्चिमी मेदिनीपुर के शालबनी पुलिस स्टेशन ने जमीन के भ्रष्टाचार के एक मामले में पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के खड़गपुर से गिरफ्तार किया था। सुजॉय हजारा से पूछताछ और कागजात की जांच के बाद पुलिस को यह पता चला कि सुजॉय हजारा से अभिषेक बनर्जी के पीए सुमित रॉय को बड़ी रकम ट्रांसफर की गई थी। तो मामला जितना छोटा पहले दिख रहा था उतना छोटा है नहीं, ये मामला बहुत बड़ा है। और भ्रष्टाचार के तार केवल अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के पीए सुमित रॉय से नहीं, बल्कि फिर वो हजारा तक जा रहे हैं। पुलिस जो है वो पीए को खोज रही है। पीए गायब हैं। अभिषेक बनर्जी के घर का ताला तोड़ा जा रहा है। इस पर भाईपो भड़के हुए हैं। एक बयान आया है, पहले वो बयान आपको सुना देते हैं, फिर हम करते हैं चर्चा। আপনি তদন্তকারী সংস্থা নয়, তদন্তকারী সংস্থার সাথে গিয়ে কথা বলুন, তারা সার্চ করে গেছে, উত্তর তারা দেবে। আমি তদন্তকারী সংস্থার প্রতিনিধি নই। আপনি দরকার হলে রিপাবলিক ছেড়ে তদন্তকারী সংস্থায় চাকরি করুন। লুকিয়ে রেখেছি কি না আমার পুরো বাড়ি সার্চ হয়েছে, উত্তর তদন্তকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের জিজ্ঞেস করুন।
ओंकार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ओंकार, ये सुमित कितने इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं? जब अभिषेक बनर्जी के गेट का ताला तोड़ा गया है तभी समझ में आ गया, लेकिन इस वक्त ये जो गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है अभिषेक बनर्जी पर, कितना समय उनके पास एक्चुअली बाकी रह गया है? जी देखिए, अभिषेक बंदोपाध्याय के अलग अलग मामले पर जैसे कि देखा जा रहा है उनको घेरा जा रहा है। सिर्फ विधानसभा में सिग्नेचर घोटाले मामले नहीं, इसके अलावा अभिषेक बंदोपाध्याय ने चुनाव के दौरान जो भड़काऊ भाषण दिया था डीजे चलाने जैसा, उस पर भी कल नोटिस दिया गया है सीआईडी को। लेकिन आज जैसे कि देखा गया, आज सुबह करीब 4 बजे अभिषेक बंदोपाध्याय के घर पर सालबनी थाने के पुलिस और कोलकाता कालीघाट थाने के पुलिस पहुंच गई। और ये मामला जो है, ये मामला सुमित राय के है। सुमित राय कौन है? सुमित राय है अभिषेक बंदोपाध्याय के पीए। हाल ही में पश्चिम मिदनापुर से जैसे कि एक जमीन भ्रष्टाचार मामले पर सबसे पहले पूर्व विधायक सुजय हाजरा को गिरफ्तार कर लिया गया और सुजय हाजरा से पूछताछ करने के बाद, उनका कागजात देखने के बाद जो पुलिस के सामने आया कि करोड़ों रुपए सुमित राय के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था सुजय हाजरा द्वारा। तो ये सुजय हाजरा से पूछताछ करने के बाद सुमित राय का नाम सामने आया और क्यों इतना पैसा ट्रांसफर किया गया था। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रहा है वो है कि सुमित राय ने सुजय हाजरा को चुनाव में टिकट देने के लिए यह पैसा लिया था, ऐसा ही सूत्रों का कहना है। तो इस वजह से कल जैसे कि देखा गया, देर रात को सुमित राय का ट्रैवल लोकेशन कालीघाट में स्थित अभिषेक बंदोपाध्याय के घर के आसपास मिला। तो सुबह करीब 4 बजे अभिषेक बंदोपाध्याय के घर पर सालबनी थाना के पुलिस और कोलकाता के पुलिस पहुंच गया और पहुंचने के बाद आप नजर बनाए रखें, अभी तो मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती ही चली जाएंगी। आपकी दी हुई इस पूरी डिटेल से समझ में आ रहा है, सवाल वही है कि कितने दिन बाकी हैं। देखिए, अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा भारतीय जनता पार्टी का, तो वो ये है कि किसी बड़े नेता को गिरफ्तार नहीं किया जाता है सरकार से हटाने के बाद भी। बीजेपी चुनाव जीत जाती है लेकिन अरेस्ट नहीं करती है। बीजेपी ने सबसे ज्यादा कैंपेन पूरे देश के राष्ट्रीय स्तर पर देखिए तो राहुल गांधी और उनके परिवार और रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ किया, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। लालू यादव के परिवार के खिलाफ हुआ, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। अखिलेश यादव के खिलाफ, उनके परिवार के लोगों के खिलाफ हुआ, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। बड़े नेता आमतौर पर जो मुख्य विपक्षी है, उनके नेताओं को भी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें बनती हैं वो गिरफ्तार नहीं करती हैं। अब अभिषेक बनर्जी हो सकता है कि अपवाद हो, उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा है लोगों में, और आम लोगों में ही नहीं, तृणमूल कांग्रेस के अपने लोगों में भी बहुत गुस्सा है। तो हो सकता है कि ये अपवाद बनाया जाए। लेकिन अभी जो हम मामले देख रहे हैं वो मामला क्या है कि भड़काऊ भाषण दिया, वो मामला यह है फर्जी साइन का। अब ये टिकट बेचने में पैसे लिए, ये तो इस नाम पर जाइएगा तो सब पार्टी के सारे नेता पकड़े जाएंगे। बीजेपी के बड़े नेताओं को छोड़ दे, जो मान लीजिए, या बीजेपी को छोड़ दे जहां पैसे का खेल नहीं होता है, तो बाकी सारी पार्टियों में लोग पैसे का खेल करते हैं। टिकट पैसा लिए बिना टिकट देते ही नहीं है। तो ये पकड़ा जाए अगर, तो इस तरह के मामलों में अगर पकड़े जाते हैं, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बड़े इशूज हैं, बड़े इशूज। कोयला तस्करी के मामले में उनके ससुराल का पूरा परिवार फंसा हुआ है, और ऐसा नहीं, जिस मामले में आप आईपैक के तमाम लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं कोयला तस्करी के पैसे का, तो उसमें क्यों नहीं जांच हो सकती है अभिषेक बनर्जी की? बहुत बड़े बड़े मामले हैं। आपने फर्जी साइन की बात कर ली, सीआईडी का शिकंजा फर्जी साइन मामले में भी बढ़ रहा है। इस केस के बाद अब अभिषेक बनर्जी पर भड़काऊ बयानबाजी के मामले में पूछताछ होगी। सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को चुनाव के दौरान हेट स्पीच देने के मामले में भी नोटिस दिया। सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को डीजे वाले बयान के बारे में पूछताछ करने के लिए 16 जून को भवानी भवन बुलाया है। सीआईडी ने कल शाम अभिषेक बनर्जी के कालीघाट वाले घर पर नोटिस दिया। 14 जून को उनसे फर्जी साइन वाले मामले में पूछताछ होगी। और सीआईडी की कार्रवाई से अभिषेक बनर्जी बहुत भड़के हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर उनका डीजे वाला बयान भड़काऊ है तो फिर बीजेपी नेताओं के बयान का क्या, उन पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? যে মামলায় আজকে আমাকে নোটিশ দিতে এসছে, আমি বলেছি 4 তারিখের পর ডিজে বাজে। আমি প্রশ্ন করতে চাই যে আমি যদি সত্যি কোনো ভুল বলে থাকি, আমি এই স্টেটমেন্টগুলো কবে করেছি? নির্বাচন চলাকালীন। নির্বাচন যখন চলছে, ল অ্যান্ড অর্ডার, আইন শৃঙ্খলা কার আন্ডারে? ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্ডারে তো ছিল না। তাহলে তখন আমার বিরুদ্ধে এফআইআর হলো না কেন? ইলেকশন কমিশনের বিরুদ্ধে কমপ্লেন হলে ইলেকশন কমিশন আমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিল না কেন? তার কারণ, আমি যদি ডিজে বাজানোর কথা বলে থাকি, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন তৃণমূলের লোকেদের উল্টো করে ঝুলিয়ে দিয়ে সোজা করে দেবো।
बंगाल से ही एक और बड़ी खबर है। ममता सरकार में मंत्री रहे टीएमसी के कद्दावर नेता मदन मित्रा पर ईडी ने शिकंजा कस दिया है। मदन मित्रा के घर समेत 7 ठिकानों पर ईडी ने रेड की है। ईडी ने नगर पालिका भर्ती घोटाले के मामले में मदन मित्रा के ठिकानों पर छापेमारी की है। मदन मित्रा, इसमें कोई दो राय नहीं, ये वो नेता हैं जो ममता बनर्जी के साथ शुरुआत से रहे हैं। मदन मित्रा का क्या होने जा रहा है? ये देखिए, मदन मित्रा जो है ममता बनर्जी के बहुत करीबी हैं और इस बार भी जीते हैं, लेकिन साथ ही साथ इनका जो हाई हैंडेडनेस है अपने क्षेत्र में, मतलब इनका व्यवहार ऐसा रहता है जैसे कि अपने विधानसभा क्षेत्र के, एक तो बयानबाजी बहुत कंट्रोवर्शियल करते हैं, हल्की बयानबाजी करते हैं। उसके अलावा 2021 के बाद से अभी तक अगर इनको देखिए तो अपने क्षेत्र में जितने भी विपक्षी थे उनके खिलाफ अपने पक्ष के लोगों को उन्होंने कहा कि उनकी मरम्मत करो, उनका इलाज करो, तो वो है। और उसके साथ भ्रष्टाचार के भी बात है, अक्सर कंट्रोवर्सी में आते हैं। ममता बनर्जी के साथ रहेंगे या ये भी चले जाएंगे? अब देखिए, बंगाल का जो अभी चरित्र दिख रहा है उसमें बड़ा वो महुआ मोइत्रा ने एक बात कहा कि जब सायोनी घोष जा सकती है तो बड़ा मुश्किल है मेरे लिए कहना कि कौन रहेगा कौन नहीं करेगा। पता नहीं वो अपने बारे में कितनी श्योर है, तो ये बहुत मुश्किल है। लेकिन ये बात देखिए, जो मदन मित्रा की बात हो, अभिषेक बनर्जी की बात हो, अभी एक ममता बनर्जी के ऊपर भी एफआईआर हुई है जो उन्होंने कम्युनिटी वाले बयानबाजी की। अगर एक कम्युनिटी है हमने संभाल रखा है, अगर आज छोड़ दें तो आप सब लोग, हिंदू कम्युनिटी को उन्होंने कहा कि आप सब लोग खतरे में आ जाएंगे, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो ये सारी की सारी बात देखिए, अभी टीएमसी को वही बात है कि घेरने की भी तैयारी हो रही है। तो बंगाल में बदलाव तो हो रहा है, लेकिन बदलाव के साथ थोड़ा सा लग रहा है कि जो बंगाल की कंटिन्यूटी है उसका तड़का भी वहां पे वो दिख रहा है थोड़ा बहुत।